मापन की कौन-कौन सी पद्धतियाँ हैं समझाइए? भौतिक राशियों के मापन के लिए निम्नलिखित पद्धति प्रचलित है। सीजीएस पद्धति। इस पद्धति का पूरा नाम सेंटीमीटर ग्रेड सेकंड पद्धति है। इस पद्धति का पूरा नाम सेंटीग्रेड ग्रेड सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। इस पद्धति का पूरा नाम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति है। इस पद्धति को फ्रांसीसी मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। एफपीएस प्रणाली एफपीएस पद्धति इस फुट पोंड सेकंड प्रणाली कहते हैं। यहाँ ब्रिटिश पद्धति भी कहलाती है। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पौंड तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। एमकेएस पद्धति। इस पद्धति का पूरा नाम मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति है। तो वास्तव में यहाँ सीजीएस पद्धति का वास्तविक रूप है। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड। मानक अंतरराष्ट्रीय पद्धति या एसआई पद्धति है। सन 1960 में पेरिस में आयोजित महासम्मेलन के अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महासम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति के प्रयोग की सिफारिश की गई। इसमें सात मूल मात्रक एवं दो मूलक मात्रक पूरक मात्रक होते हैं। मूल मात्रक कुछ ऐसी भौतिक राशियाँ हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रकों को इनकी सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। उन सीमित भौतिक राशियों को बेस इकाई कहते हैं। यहाँ समय से सात है। समय या संख्या में सात है। समय से आप क्या समझते हैं? किसी गतिमान वस्तु की किसी गतिमान वस्तु की गति की कुल मात्रा की माप को संवेग कहते हैं। आमतौर पर भारी वस्तु और हल्की वस्तु को समान गति से चलाने के लिए भारी वस्तु पर अधिक बल लगाना पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि साइकिल को उसके कैरियर पर बिना भार रखे तत्पश्चात भार रखकर समान गति से चलाना चाहे तो दूसरी स्थिति में साइकिल पर अधिक बल लगाना पड़ेगा। इस प्रकार गति की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग से सीधे संबंधित है। दूसरे शब्दों में, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। सूत्र के रूप में, किसी गतिमान वस्तु की गति की कुल मात्रा की माप को संवेग कहते हैं। आमतौर पर भारी वस्तु और हल्की वस्तु को समान गति से चलाने के लिए भारी वस्तु पर अधिक बल लगाना पड़ता है। उदाहरण के लिए यदि साइकिल को उसके कैरियर पर बिना भार रखे तत्पश्चात भार रखकर समान गति से चलाना चाहे तो दूसरी स्थिति में साइकिल पर अधिक बल लगाना पड़ेगा। इस प्रकार गति की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग से सीधा संबंधित है। देखिए, समय संरक्षण के नियम
रेखीय समय संयोजन के नियम को कथन सहित उत्पन्न कीजिए। रेखीय समय संयोजन का नियम प्रकृति का एक मूलभूत नियम है जिसका उल्लंघन कभी भी नहीं होता है। कथन समय संयोजन के नियम के अनुसार यदि किसी निकाय पर कोई बाहरी बल आरोपित नहीं होता है तो उसका कुल रेखीय समय संरक्षित रहता है। उत्पत्ति इसे न्यूटन के दूसरे नियम से सिद्ध कर सकते हैं। माना किसी कण का द्रव्यमान m, उस पर डेल t समय तक बल F आरोपित करने पर उसके संवेग में डेल p का परिणाम हो जाता है। तब न्यूटन के द्वितीय नियमानुसार कण पर लगने वाला बल बराबर से संवेग परिवर्तन की दर F बराबर से डेल p बटे डेल t। यदि एक यदि कण पर आरोपित बल शून्य है अर्थात F बराबर से 0। संवेग संरक्षण नियम के व्यवहारिक अनुप्रयोग लिखिए। संवेग संरक्षण नियम के कुछ प्रमुख व्यवहारिक अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं। बंदूक का पक्षाघात। जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तब बंदूक चलाने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बंदूक और गोली मिलकर एक निकाय बनाती है। गोली दागने से पहले दोनों विराम अवस्था में होता ना आता है। निकाय का समय शून्य होता है। माना बंदूक का द्रव्यमान m तथा गोली का द्रव्यमान m है। यदि गोली दागने पर बंदूक U में तब रॉकेट नौदल। रॉकेट से रॉकेट के दहन कक्ष में जब ईंधन को जलाया जाता है रॉकेट के दहन कक्ष में जब ईंधन को जलाया जाता है तब उससे उत्पन्न गैस जेट नली से तीव्र वेग से नीचे की ओर बाहर निकलती है। गैस के प्रतिक्रिया बल के कारण रॉकेट पर प्रणोद लगता है। रॉकेट ऊपर की ओर उड़ने लगता है। रॉकेट से गैस निकलने की दर लगभग नियत होती है अतः उसके संवेग में परिवर्तन की दर की भी नियत होती है किंतु गैस के लगातार निकलते रहने के कारण रॉकेट का द्रव्यमान लगातार कम होता जाता है फलस्वरूप उसका त्वरण नियत नहीं रह पाता है अपितु बढ़ता चला जाता है अतः रॉकेट का वेग भी बढ़ता चला जाता है। बम का विस्फोटक। विस्फोटक के पहले बम का संवेग शून्य होता है। यदि विस्फोटक के बाद बम दो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है तो दोनों टुकड़े विपरीत दिशा में इस प्रकार चले जाएंगे कि दोनों टुकड़ों का कुल संवेग प्रारंभिक संवेग के बराबर अर्थात शून्य हो जाएंगे। यदि m1 m2 m3 तथा m4 विस्फोटक के कारण हुए टुकड़ों का द्रव्यमान है तथा v1 v2 v3 तथा v4 उसके वेग हैं तब कोणीय वेग के एक समान वृत्तीय गति से कोई कण वृत्त के केंद्र के चारों ओर एक सेकंड में जितने कोण से घूमता है वह उस कण का कोणीय वेग कहलाता है। इसे प्रायः ग्राह्य अक्ष ओमेगा से प्रदर्शित किया। रेखीय वेग किसी गतिमान पिंड द्वारा इकाई समय में किए गए कार्य विस्थापन को गतिशील पिंड का रेखीय वेग कहते हैं। रेखीय वेग एवं कोणीय वेग में संबंध। माना कि कोई कण O केंद्र और R त्रिज्या के व्यक्ति मार्ग में कोणीय वेग v ओमेगा से एक समान वृत्तीय गति कर रहा है। वस्तु सूक्ष्म समांतर डेल t में वृत्त की परिधि पर डेल s दूरी तय करके P से Q चला तक चली जाती है। अभिकेंद्री त्वरण किसे कहते हैं। अभिकेंद्री त्वरण किसे कहते हैं जब कोई कण एक समान वृत्तीय गति करता है तब प्रत्येक बिंदु पर उसके वेग की दिशा बदलती है तथा अतः चाल एक समान होते हुए भी विभिन्न बिंदुओं पर कण का वेग भिन्न भिन्न होता है क्योंकि प्रतिगति करने वाले कण का वेग परिवर्तन होता रहता है जिससे उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इस त्वरण की दिशा वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर होती है अतः इसे अभिकेंद्री त्वरण कहते हैं। अभिकेंद्री बल वृत्तीय गति करती हुई वस्तु पर जो बल वृत्त केंद्र की ओर कार्य करता है।
ढाल से चलते हुए कण पर जो बल केंद्र की ओर कार्य करता है अभिकेंद्री बल कहलाता है। इस बल के बराबर और विपरीत दिशा में जो बल कार्य करता है अपकेंद्री बल कहलाता है। वक्र मार्ग अर्थात रेल मार्ग के तल का वक्रता केंद्र की ओर झुका भारी वाहनों के गमन के लिए क्यों आवश्यक होता है? धनात्मक कार्य सूत्र W बराबर से x इंटू एक्स W बराबर से F इंटू एक्स कॉस थीटा में यदि थीटा बराबर से 0 डिग्री या थीटा न्यून कोण हो तो cos थीटा धनात्मक होता है अतः किया गया कार्य भी धनात्मक होगा। इस प्रकार जब बल और विस्थापन की दिशा समान होती है या उसके मध्य न्यून कोण बनाता है तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। धनात्मक कार्य के प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित है। जब कोई पिंड गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रपूर्वक गिरता है तब गुरुत्वाकर्षण बल और विस्थापन की दिशा समान होती है अर्थात थीटा बराबर से 0 डिग्री। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कोणीय संवेग संरक्षण का नियम इस नियम के अनुसार यदि किसी घूमते हुए पिंड या निकाय पर कोई भारी बल अघूर्ण न लगाया जाए तो उस पिंड का कोणीय वेग समनियत रहता है। कोणीय संवेग संरक्षण नियम के अनुसार यह उदाहरण लिखिए। जड़त्व अघूर्ण जड़त्व अघूर्ण जब कोई वस्तु किसी अक्ष के चारों ओर घूर्णन करती है तब वह अपनी वर्तमान अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। वस्तु के इस गुण को जिसके कारण वस्तु किसी अक्ष के चारों ओर घूर्णन में किए जाने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। पिंड का उस गुण अक्ष के परितः जड़त्व अघूर्ण कहते हैं। इसको I से प्रदर्शित करते हैं। माना कि m द्रव्यमान का एक पिंड बिंदु O से गुजरने वाले अक्ष के चारों ओर घूम रहा है। इसके परितः जड़त्व अघूर्ण का मान ज्ञात करता है। माना कि पिंड अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिनका द्रव्यमान m1 m2 m3 m4 है तथा इनकी घूर्णन अक्ष से दूरी प्रत्यास्थता को समझाइए। यदि किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी लंबाई आयतन अथवा आकृति में कुछ परिवर्तन होता है और बल के हटा लेने पर वह वस्तु पूर्ण रूप से अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाती है तो ऐसी वस्तु को प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। अतः किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु किसी विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार अथवा रूप के परिवर्तन का विरोध करती है अतः विरूपक बल के हटा लिए जाने पर अपनी पूर्ण अवस्था को पूर्णतः प्राप्त कर लेती है। प्रत्यास्थता कहलाता है ऐसी वस्तु पूर्ण प्रत्यास्थता कहलाती है। इसके विपरीत विरूपक बल हटा लिए जाने पर जो वस्तु अपनी पूर्ण अवस्था में नहीं लौटती पूर्ण सुखाती कहलाती है। प्रतिबल
जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है। प्रतिबल जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो वह विकृति हो जाती है और फिर उसके अंदर आंतरिक प्रतिक्रिया होने लगती है जो वस्तु को पूर्ण अवस्था में लाने का प्रयास करती है। इस आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल को प्रत्यावर्तन बल कहते हैं। संतुलन की अवस्था में यहाँ भारी विरूपक बल के बराबर तथा विपरीत होता है। वस्तु की अनुप्रस्थ काटन के इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यावर्तन बल को प्रतिबल कहते हैं। यदि वस्तु की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a तथा उस पर लगने वाला बल F हो तो प्रत्यावर्तन बल भी F होगा। हुक का नियम लिखिए। हुक का नियम। हुक का नियम यदि यह नियम प्रत्यास्थ वस्तुओं पर प्रयोग के द्वारा सन 1678 में वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने दिया था। इस नियम के अनुसार प्रत्यास्थ की सीमा में प्रतिबल हमेशा विकृति के समानुपाती होता है। अर्थात प्रत्यास्थ की सीमा में जितना अधिक बल वस्तु पर लगाया जाएगा उतना ही अधिक वस्तु की विभव में परिवर्तन होगा। यह नियम सत्य तभी होता है जब वस्तु पर लगाया गया विरूपक बल अल्प होता है।